हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू फिजियोन क्लासेस वेयर वी स्टडी फिजिक्स फॉर नीट एंड जी। टुडे वी विल सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2 ऑफ एस सी वर्मा बुक वॉल्यूम 1 और चैप्टर और क्लास 11। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एज वी कैन सी on the screen, question is two vectors have magnitude 3 unit and 4 unit. What should be the angle between them if the magnitude of the resultant is 1 unit, 5 unit and 7 unit? तो ये अलग अलग सिचुएशन दे रखा है। दो वेक्टर दे रखा है। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट और दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट। और ये कह रहा है कि तीन केस में, एक में दोनों का रिजल्टेंट 1 यूनिट हुआ, एक में 5 यूनिट, एक 7 यूनिट, और पूछ रहा तीनों में कितना एंगल होगा दोनों वेक्टर के बीच में, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। तो हम देखते हैं, पहले हमें फॉर्मूला में पता है रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही होता है। तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे, दोनों के बीच में एंगल हम लोग थीटा मानते हैं। तो पहले केस में पहला है 1 यूनिट, तो ये 1 होगा। 1 इज इक्वल टू रूट अंडर 3 स्क्वायर यानी 9, 4 स्क्वायर मतलब 16 और 2 3 इंटू 4 यानी 24, 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू रूट अंडर 25 प्लस 24 कॉस थीटा। तो अब दैट एम्प्लॉज सर स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो, तो 1 का 1 ही हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 25 प्लस 24 कॉस थीटा। दैट एम्प्लॉज माइनस 24 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा। अब इसका मतलब क्या है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, तो ये -1 हो गया कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1 विच इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अगर एंगल होगा तभी 1 यूनिट होगा, ठीक है। अब बी में आ जाओ। बी में 5 यूनिट, हम सेम ही करना है। यहाँ 1 की जगह में 5 रख देना। 5 इज इक्वल टू रूट अंडर 9 प्लस 16 प्लस 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 25 प्लस 24 कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर कर दो, तो 25 इज इक्वल टू 25 प्लस 24 कॉस थीटा। दैट एम्प्लाइज इसको कट जाएगा 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दूसरे केस में 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा तब रिजल्टेंट 5 होगा। इसी तरह से हम सी भी कर लेते हैं। सी भी सेम है, सेम यहाँ 5 की जगह में 7 रख देते हैं। तो 7 इज इक्वल टू रूट अंडर 25 प्लस 24 कॉस थीटा, क्योंकि बाकी तो सेम ही होगा। दैट एम्प्लॉइज 49 इज इक्वल टू 25 प्लस 24 कॉस थीटा, ठीक है। दैट एम्प्लॉइज ये माइनस कर दो, 24 इज इक्वल टू 24 कॉस थीटा। दैट एम्प्लॉइज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 का बोला थीटा इज इक्वल टू, दैट एम्प्लॉइज इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। तो हम लोगों ने देखा कि इस केस में जो 1 यूनिट आया कब आया, जब दोनों के बीच में 180 डिग्री रहा। 5 यूनिट कब आया, जब दोनों के बीच में 90 डिग्री रहा। और 7 यूनिट कब आया, जब दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल रहा। हमें कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि 3 और 4 है, जब 180 डिग्री यानी वो उल्टी डायरेक्शन में है, तो वो 3 4 को माइनस कर दे रहा है, तो 1 बच गया। और 90 डिग्री यानी कि दोनों परपेंडिकुलरली है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है 4 और 3 होगा, तो जो रिजल्टेंट होगा वो हाइपोटेन्यूज बनेगा, वो बनेगा 5। और तीसरे केस में क्या हुआ, दोनों एक ही डायरेक्शन में, 0 डिग्री मतलब एक ही डायरेक्शन में, इसलिए ये आंसर आया। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 10। सारा क्वेश्चन नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सा इजी भी क्वेश्चन है और कुछ रिपीटेशन भी हुआ है सेम कॉन्सेप्ट का। ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, सपोज ए इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4.5 यूनिट ड्यू नॉर्थ। अब देखो नॉर्थ साउथ मैंने पहले ही बताया था, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो आप बना लो कौन सा नॉर्थ, कौन सा साउथ, कौन सा ईस्ट, कौन सा वेस्ट। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ वेक्टर है, तो वेक्टर का मतलब है कि उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा ही। तो 4.9 ड्यू नॉर्थ, तो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड है 4.5 यूनिट ए, और इस नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो कह रहा व्हाट इज द वेक्टर 3a। 3a क्या होगा और -4a क्या होगा, देखते हैं। 3a मीन्स 3 और a क्या है 4.5 ड्यू नॉर्थ, ये तो डायरेक्शन है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है। तो ये 13.5 हो गया और ड्यू नॉर्थ मतलब नॉर्थ की तरफ ही होगा, कोई बात नहीं, वेरी इजी। अब
आते हैं -4a। -4a क्या होगा? -4 इंटू ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ए 4.5 है और ये है ड्यू नॉर्थ। तो देखो ड्यू नॉर्थ मतलब हो गया -18 ड्यू नॉर्थ। तो -18 वेक्टर में हमेशा मैंने कई बार पहले ही बता रखा, माइनस का मतलब है ताकि उल्टे डायरेक्शन में, बस और कुछ भी नहीं। तो ये इट इज़ 18 ड्यू साउथ, ये समझ लो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि -18 ड्यू नॉर्थ का मतलब है 18 ड्यू साउथ, मतलब ड्यू साउथ मतलब उस डायरेक्शन में। 18 इधर 18 -18 का मतलब इधर 18 है, बस ठीक है। ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है लेट A1 A2 A3 A4 A5 A1 A6 A1 be a regular hexagon. Write x component of the vectors represented by 6 sides taken in order. Use the fact that the resultant of these 6 vectors is 0 to prove that cos 0 plus cos pi by 3 plus cos 2 pi by 3 is equal to 0. Use the known cosine value to verify the result. ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक रेगुलर वेक्सन है, रेगुलर हेक्सागोन है और इसके साइड्स दे रखा है A1 A2, ये वर्टेक्स है इसके, A4 A5 ये 6 है, ये पॉइंट मिलके हेक्सागन बनाया। तो ये जो वेक्टर्स है ये इसके साइड्स हैं, इस ये साइड है 1 2 3 4 5 6, ये है। कह रहा है 6 साइड्स का एक्स कंपोनेंट लिखो। राइट द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर से प्रिंटेड बाय 6 साइड्स टेकन इन ऑर्डर। यानी ये जो 6 साइड को वेक्टर मान लो, 6 साइड का मैग्नीट्यूड तो है ही, मैग्नीट्यूड से सेम ही होगा और डायरेक्शन भी है, तो इसका एक्स कंपोनेंट लिखना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले देखो इसको आप ये वेक्टर ले लो A1 R1 R2 ले लो इसको, ये वेक्टर यहाँ से यहाँ तक का, इसको R2 ले लेते हैं, इसको R3 ले लेते हैं, ठीक है। ये वाले R4 ले लेते हैं, ये R5 हो जाएगा और ये R6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझने वाली बात है। तो सबका हमें निकालना है एक्स कंपोनेंट। पहले ये दे रखा है तो एक्स कंपोनेंट हमें निकालना है और क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ये जो है इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो पहला जो है R1, इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा? मैग्नीट्यूड सबका सेम ही होगा। लेट्स द साइड बी ए, सबका ए मान लेते हैं, एक का मानेंगे तो सबका ए ही हो जाएगा। तो इट इज़ ए कॉस, यहाँ पे R1 एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री, तो कॉस 0 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। R2 एक्स कितना होगा? ए कॉस, यहाँ पे ये कितना बना रहा है? 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 8a/2 cos 60 हाफ होता है। तो इसी तरह से R3 एक्स, यानी R3 जो है ये वाला, ये कितना एंगल बनाएगा? अब ये तो समझ में आ जा रहा था बहुत आसानी से 60, और ये भी समझ में आ रहा था। ये कितना बनाएगा? देखो वेक्टर कितना एंगल बनाएगा ना, वो देखना होता है। तो इसको एक्सटेंड करो, ये क्योंकि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा था, दोनों के बीच में ये छोटा एंगल कितना है? ये बनेगा 120 डिग्री। तो ए कॉस 120 डिग्री विच इज इक्वल टू ए कॉस 120 कितना होता है? -हाफ, तो -a/2, ठीक है। इसी तरह से R4, यानी ये दिस वन R4 एक्स, इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा? ए कॉस, ये कितना एक्स से बना रहा है एंगल? 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री यानी कि -a। अब R5 आ जाओ, R5 एक्स, ये कितना होगा? ए कॉस 240 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू -a/2 कॉस 240 का ये वैल्यू आएगा -हाफ। और फिर आ जाओ R6 एक्स, ये कितना बना? ए कॉस 300 डिग्री, तो ये आ जाएगा a/2। ये तो आ गया हमें सबका, हम वैल्यू निकाल के। अच्छा, आप लोग में से बहुत से लोगों को ना, खास करके ये कॉस 120, कॉस 180, कॉस 240, इसका कैसे वैल्यू निकालते हैं ये नहीं पता होगा। मैं एक अलग से एक सेपरेट क्लास लूँगा जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, साइन 220, 240, ये कॉस 240, कॉस 300, ये कैसे निकालते हैं ये मैं सिखाऊंगा। कॉस, साइन, टैन सब सिखाऊंगा, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग आप या तो कैलकुलेटर से देख सकते हो या फिर ये इसको याद कर लेना। फिर मैं फार्मूला बताऊंगा कि कैसे
कोऑर्डिनेट एक्सिस में निकालते हैं। ठीक है, ये तो पहला पार्ट हो गया, सबका हमने निकाल लिया एक्स कंपोनेंट। अब क्वेश्चन है कि यूज द फैक्ट ऑफ द दिस 6 वेक्टर्स इज 0 टू प्रूव दैट, यूज द फैक्ट दैट द रिजल्टेंट ऑफ दिस 6 वेक्टर इज 0 टू प्रूव दैट ये 0। अच्छा, रिजल्टेंट ऑफ दिस 6, अच्छा ये रिजल्टेंट देखो 6 वेक्टर है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ वापस एक ही जगह पे आ गया, इसका मतलब उसका रिजल्टेंट 0 था। इस फैक्ट को हमें यूज़ करके ये प्रूव करना है, ये वाला कि cos 0 प्लस cos 60 cos 120 प्लस cos 180 प्लस cos 240 प्लस cos 300 इज इक्वल टू 0। तो कोई बात नहीं, हम बड़ा आसानी से कर देते हैं। एक तो याद देखो कि पहले ही मैंने बताया था कि इफ रिजल्टेंट इज 0 its component will also be 0। अब कोई 0 है तो उसका पार्ट भी तो 0 होगा, तो ये रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस भी 0 होगा, रिजल्टेंट का वाई एक्सिस भी 0 होगा, यानी कि जो रिजल्टेंट है उसका आर एक्स कंपोनेंट जो है वो 0 होगा। अब आर एक्स कंपोनेंट कितना होगा, जितने भी सारे हैं, जितना भी हमने एक्स कंपोनेंट निकाला सबको जोड़ देंगे तो 0 आएगा, है ना। तो सबको जोड़ते हैं। हमने पहले में क्या निकाला था, a cos 0 प्लस a cos 60 प्लस a cos 120 प्लस a cos 180 प्लस a cos 240 प्लस a cos 300 इज इक्वल टू 0। ये क्योंकि रिजल्ट है आर इज इक्वल टू आर एक्स 0 है तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ a कॉमन ले लो, तो cos 0 है ही, और ये cos 60 वी कैन राइट लाइक दैट पाई बाई 3। पाई जो होता है वो 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, और ये आ गया cos 2 पाई बाई 3, यहाँ पे आ गया cos 3 पाई बाई 3, ये आ गया cos 4 पाई बाई 3, और ये आ गया cos 5 पाई बाई 3। तो ये हो गया 0। ठीक है, तो हमें पता है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए क्योंकि ए एक हेक्सागन है तो हेक्सागन का कुछ ना कुछ तो साइड होगा, वो 0 से तो बड़ा ही होगा, तो ए इज नॉट इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज, ये यहाँ से डिवाइड कर दो तो बच गया cos 0 प्लस cos पाई बाई 3 प्लस cos 2 पाई बाई 3 प्लस cos 3 पाई बाई 3 प्लस cos 4 पाई बाई 3 प्लस cos 5 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया, ये हमने प्रूव कर लिया। इसको आप बनाना और एक दो तीन बार। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रूव दैट ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो ये हमें प्रूव करना है, वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन मैं फिर भी बना दे रहा हूँ। ए वी नो दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड टू बी। ये दोनों के लिए परपेंडिकुलर होगा, ए क्रॉस बी, इट वुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे जो ये होगा ये परपेंडिकुलर टू होगा ए, तो यानी एंगल बिटवीन ए और ए क्रॉस बी कितना होगा 90 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते ए और फिर ए बी इंटू कॉस 90 डिग्री। तो ये कॉस 90 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, प्रूफ हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इफ ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, शो दैट सी वेक्टर सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 इज द कन्वर्स टू। देखो ये क्वेश्चन पहला पार्ट भी अच्छा है, लेकिन और दूसरा पार्ट जो है इज द कन्वर्स टू और अच्छा है। इसमें ये मैं इसलिए क्वेश्चन बना रहा हूँ, इसमें अच्छे कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर होंगे। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर देखो है तो इसका क्या मतलब होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, हम म्यूचुअली एक एक्स वाई जेड एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सॉरी, और ये है जेड एक्सिस मान लो। तो हमें इसको हम ए दो को तो फिक्स कर सकते हैं, इधर मान लो ए है और ये बी है, तो लेकिन तीसरा इधर जेड एक्सिस की तरफ भी हो सकता है और माइनस जेड एक्सिस की तरफ भी हो सकता है। वो तो नहीं दे रखा है ना, बस ये दे रखा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अगर जेड एक्सिस होगा तो भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, ऑल थ्री वुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और अगर माइनस जेड की तरफ होगा तो भी ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा।
इसलिए हमें यहाँ पे समझना है कि ए क्रॉस बी जो होगा ना वो होगा या तो सी हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में होता, अगर ये इधर ए है, ये इधर बी और इधर ये सी है, तो ए क्रॉस बी, हाँ ए क्रॉस बी, हाँ सी के बराबर हो जाता। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सी इधर ही हो, इधर भी हो सकता है। तो ए क्रॉस बी हमें माइनस सी भी हो सकता है। दोनों केस में हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अगर सी होता है, यहाँ पे आ जाओ, तो फिर ए क्रॉस बी को हम सी लिख देते हैं। सी क्रॉस ए क्रॉस बी, पहला केस में, अगर पहला केस है क्राइटेरिया 1, ये 2, तो ए क्रॉस बी को सी लिख दो, सी क्रॉस सी। तो सी क्रॉस सी तो जीरो होगा ही होगा कि दोनों के बीच में एंगल जीरो है, ठीक है। और दूसरा क्राइटेरिया अगर हम लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस माइनस सी। तो सी क्रॉस माइनस सी में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सी क्रॉस माइनस सी मतलब दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है, कॉस और साइन 180 भी जीरो होता है। और इसको ऐसे भी ले लो, माइनस सी क्रॉस सी ही हो जाएगा, तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो यस, ये होगा, इसको हमने प्रूव कर दिया। ये सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। अब क्वेश्चन सेकंड पार्ट है कि इज द कन्वर्स ट्रू, इसका उल्टा सही है क्या हमेशा। उल्टा क्या है? उल्टा का मतलब है कि गिवन ये दे रखा है कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, तो इज इट कंपल्सरी that A, B and C are mutually perpendicular। ये है, मतलब ये तो दे रखा है। अब पहले क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था, लेकिन अब सेकंड पार्ट में क्या ये दे रखा है, तो अब म्यूचुअली इसका रिवर्स भी ट्रू होगा कि नहीं। यानी ए बी सी, ये अगर दे रखा है सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ऐसा क्या हमेशा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं दिखाता हूँ। मान लो कि ए और बी का एंगल, एक केस लेते हैं, मान लो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 0 डिग्री, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जीरो हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी जीरो हो जाएगा, तो सी क्रॉस जीरो जो होगा वो जीरो होगा ही होगा, ठीक, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही जीरो हो जाएगा। या अगर दोनों के बीच में एंगल नहीं है तो भी तो भी अगर ए बी सी तीनों में से एक का भी मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो भी हो जाएगा जीरो, है ना। लेकिन उसके लिए हमें जरूरत थोड़ी है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर एंगल बिटवीन, अगर ए और बी के बीच में जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा इवन दो दे आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और अगर तीनों में से किसी का भी मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा तो भी ये सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, और उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ठीक है। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 17। A particle moves on a straight line with a constant speed v. At a certain time, it is at a point P on its straight line path. O is a fixed point. Show that OP cross V is independent of the position P. देखो क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, ठीक है, विथ वेलोसिटी v, ठीक है, ठीक है, ओके। एट ए सर्टेन टाइम इट इज एट ए पॉइंट पी, एक सर्टेन टाइम पे पॉइंट पी पे है, ऑन इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ, ये सीधा इधर जाएगा, इधर भी आगे ऐसे ही जाएगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन ये। ओ इज ए फिक्स्ड पॉइंट सो दैट ओपी क्रॉस वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन पी। ओ एक फिक्स्ड पॉइंट है, कोई सा भी ले लो, यहाँ ले लो, ठीक है। तो दिस इज ओपी, दिस इज ओपी। तो सो दैट ओपी क्रॉस वी, ये ओपी वेक्टर बनेगा क्रॉस वी, तो वी का डायरेक्शन ये है और ओपी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। तो ओपी क्रॉस वी पूछ रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन पी, यानी पी कहीं पोजीशन पी, यानी पी यहाँ है, अगर बॉडी यहाँ पे भी मूव कर जाएगी तो भी ओपी क्रॉस वी सेम होगा। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं।
पहले तो ये समझना है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, ओपी का डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में ये एंगल है, इसको ले लो, अल्फ़ा ले लो, तो ये भी अल्फ़ा होगा, यहाँ से यहाँ तक ओपी है और ये वेलोसिटी वी है, ठीक है। तो ओपी क्रॉस वी देखते हैं हम क्या है, ओपी क्रॉस वी ये क्या है, इसका दो चीज़ होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ओपी क्रॉस वी इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ओपी वी साइन थीटा, तो इट इज़ ओपी साइन थीटा इंटू वी। अब ये ओपी साइन थीटा क्या है ये देखो, ओपी ये है और ये थीटा है, तो ओपी साइन थीटा ये हो जाएगा। अगर हम ऐसे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचें, है ना, दैट इज़ पैरेलल टू दिस लाइन, तो यही होगा, दिस इज ओपी और ये अल्फा, सॉरी साइन थीटा नहीं, साइन अल्फा, तो ये दिस वन इज इतना जो होगा यहाँ से यहाँ तक, ये होगा ओपी साइन अल्फा, इतना, है ना। तो ये परपेंडिकुलर जो भी यहाँ से डिस्टेंस बनेगा, पी लेटेस्ट से दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ ओ पी क्यू ले लेते हैं, तो पी क्यू, तो ओपी साइन अल्फा इज इक्वल टू पी क्यू, तो इज इक्वल टू पी क्यू इंटू वी। अब ये कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन पी, तो ये यहाँ पे मान लो इस मूव कर रहा है इस लाइन में, तो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद मान लो यहाँ पहुँच गया, तो भी देखो ओपी यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा और ये एंगल बनेगा, तो ये मान लो बीटा एंगल बन जाता है, ठीक है। तो सेकंड केस में देखते हैं हम लोग, ओपी ये पी डैश हो जाता है, या केस 1 केस 2 देखते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे भी बनेगा ओपी डैश इंटू वी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओ पी डैश वी साइन थीटा इज इक्वल टू ओ पी डैश साइन थीटा वी। तो ये ओ पी डैश साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी इतना आएगा, सॉरी यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, और पी ये क्यू डॉस ले लो, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी डैश क्यू डैश वी, और ये पी डैश क्यू डैश इज इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर सेम होगा, तो इज इक्वल टू पी क्यू वी। तो एक चीज़ तो हम लोग ने देख लिया कि मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, चाहे पार्टिकल यहाँ पे हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पे भी हो। अब हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, देखो डायरेक्शन क्या निकालना हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओ पी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी, तो ओ पी क्रॉस वी विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड गोइंग अपवर्ड, यहाँ पे भी सेम ही होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड गोइंग अपवर्ड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगा, ठीक। तो वेक्टर विल बी सेम, तो ओ पी क्रॉस बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन पी, यानी पी यहाँ पे हो, यहाँ हो, मूव करे, किसी भी पोजीशन पे लेंगे, ओ पी क्रॉस बी विल रिमेन सेम। आज इतना ही, बाकी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है 17 के बाद वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो, और हम लोग सॉल्व कर लेंगे और ये चैप्टर को ख़त्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे। आप लोग मैं होप करता हूँ एंड आई बिलीव भी करता हूँ कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, तो इसमें आप लोग भी मेहनत करो, आप लोग भी कोशिश करो कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सॉल्व करने के लिए कह रहा हूँ तो सॉल्व करो, आप लोग भी मेहनत करो, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आस्क, पूछो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बनाओ। अच्छा, हम एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, जो भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन 2025 में या इवन 24 में या 23 में प्रीवियस ईयर आया होगा, आई विल ट्राई टू टेक दोज क्वेश्चंस एंड सॉल्व दोज क्वेश्चंस। तो उससे हमें एक आइडिया भी लग जाएगा कि हम जहाँ जिस लेवल तक तैयारी कर रहे हैं, जिस लेवल पे पढ़ा रहे हैं, क्या उस लेवल पे ही क्वेश्चन आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है या कैसा आ रहा है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, आई होप कि अगर इसी ओर में आप अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ा लेते हो, बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो कम्प्रिहेंसिवली, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन एग्जाम यू विल बी एबल टू सॉल्व। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।